अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है, उम्मीद आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री, मीरपुर बोर्ड की जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है उसके जो चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे थे, जो कि पहला चैप्टर है इसका। तो उसकी हमने पिछले लेक्चर में हमने इसकी MCQs देखे थे कि किस तरह से यानी कि इसके MCQs को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कैसे हमने उनके आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज अ डायनामिक इन नेचर। क्वेश्चन क्या है कि क्या एक जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है वो डायनामिक होती है, उसकी नेचर या नहीं है। अब आप देखें, पहली चीज़ कि हमें ये समझनी है कि यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन इस तरह से है, ए और बी के मिलने से क्या बन रहा है, C+D बन रहा है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। जब ये इक्विलिब्रियम में है तो अब आप देखें केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो क्वेश्चन क्या है कि क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक है, इसको हमने देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायनामिक होता क्या है। डायनामिक का जो लफ्सी मतलब होता है वो होता है मोशन। डायनामिक का लफ्सी मतलब क्या होता है, मोशन। अब एक केमिकल रिएक्शन को डायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए ज़रूरी है कि जो उसमें सब्सटेंस हो वो मोशन में रहें। यहाँ पे आप देखें मोशन तो हो रही है ना, A+B के मिलने से C+D बन रहा है और C+D के मिलने से A+B बन रहा है। और दूसरी डायनामिक की मतलब जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जो सब्सटेंस हैं उनकी एज आ होल जो अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट में जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जितने भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डायनामिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये हमारा था पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट से क्या मुराद है। ये आप यानी इसका जो आंसर है वो आप इधर बुक से ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। ये है पेज नंबर इस बुक का 5 पेज नंबर है 4, पेज नंबर 3। इसमें आप देखें स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है, इसमें आप देख सकते हैं ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि जो फॉरवर्ड रेट होता है ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिड्यूस द यूनिट्स ऑफ Kc फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 टू PCl3 एंड Cl2। यहाँ पे हमने क्या करना है, यूनिट्स को डिड्यूस करना है PCl5 जब PCl3 और इसमें कन्वर्ट होगा। इसके लिए हम पहले इसका रिएक्शन लिख लेते हैं कि इसका जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा और इसकी हमने यूनिट्स कैसे बनानी है। यहाँ पे आप देखें रिएक्शन किस तरह से है, PCl5 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। यहाँ पे आप देखें ये इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि P एक इधर है 5 क्लोरीन के एटम है, यहाँ पे आप देखें क्लोरीन बैलेंस है। अब पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब हम कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट्स, हम एक तरफ प्रोडक्ट लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे रिएक्टेंट। यहाँ पे आप देखें कोई भी जो है ऊपर कोफिशिएंट पावर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। अब आप देखें कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन, उसको आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनमें लिखा जाता है और इसकी जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, इधर भी मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे, इधर भी मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें जब आप ये लिखेंगे तो ये इसकी क्या यूनिट हो जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब एक यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट भी हो गई मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट इसकी भी यूनिट यही हो जाएगी मोल पर डीएम क्यूब।
ये और ये कट जाएंगे तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे पास Kc की यूनिट क्या होगी, मोल पर dm क्यूब इसकी यूनिट आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ HF टू H2 एंड F2 इज 10⁻⁻13। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर हमारे पास HF को ब्रेक डाउन करते हैं H2 और F2 में तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आ रहा है, तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हम ऑलरेडी ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। इसका आंसर आप लिख सकते हो कि जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत लेस आती है, Kc की वैल्यू लेस आने से हमें ये पता चलता है कि अभी हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं। इट्स मीन कि ये रिएक्शन बहुत कम स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे कि इस Kc की जो लो वैल्यू है हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हैं H2 और F2 बहुत है कम अमाउंट में बने हुए हैं, तो इट्स मीन कि ये जो रिएक्शन है वो स्लोली जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैन इक्विलिब्रियम बी अचीव्ड बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर इन एन ओपन वेसल। क्या एक ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम इसलिए अचीव नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे जो जो हीट होके जितने भी वेपर्स बनते जा रहे हैं वो फ़ज़ा में चले जाएंगे। जब वो फ़ज़ा में चले जाएंगे तो ज़रा इक्विलिब्रियम किसके दरमियान होगा। इसलिए इक्विलिब्रियम होने के लिए ज़रूरी है कि ऊपर से कंटेनर क्या हो, क्लोज हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्राफिकल पिक्चर ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन शोज दैट टी इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो टेम्परेचर होगा तो उस टाइम यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ है वो पैरेलल होता है। इसको जस्टिफाई करें। ये इसका आंसर भी आपको पीछे बुक से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें पेज नंबर 2 है, सॉरी पेज नंबर 4 है। यहाँ पे आप देखें ये ग्राफ बना हुआ है। ये कौन सा है कि जब हमारे पास यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेशन ली हुई है। यहाँ पे टाइम 0 है। जब टाइम 0 तो उस टाइम आपको पता है रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। ठीक है, तो जो रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएक्शन आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कर्व जो फॉल कर रही है और प्रोडक्ट की जो कर्व है वो इंक्रीज कर रही है। और टी इक्विलिब्रियम यानी कि जब इक्विलिब्रियम होगा उस टाइम आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों होती हैं पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलल मीन कि उस टाइम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितने रिएक्टेंट्स मौजूद हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। ये आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द कोफिशिएंट ऑफ अ रिवर्सिबल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। उसके जो कोफिशिएंट होंगे बिकम्स द पावर इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, वो पावर बन जाते हैं। ये आप देखें हम ऑलरेडी पीछे ये चीज़ भी पढ़ चुके हैं। इसका आंसर भी आपको इधर पीछे से मिल जाएगा। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के टॉपिक में हमने देखा था। यहाँ पे आप देखें ये इधर से इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि जब हमारे पास कोई कोफिशिएंट देखें मौजूद हैं इधर तो वो क्या बन जाएंगे, पावर। इसके लिए आप यहाँ से ये एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं, जैसे ये N2 और H2 के मिलने से NH3 बन रहा है। यहाँ पे आप देखें जब उन्होंने ये लिखी है इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए लिखा है फार्मूला तो ये पावर उसकी बन गई। यहाँ पे आप उसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टू कैलकुलेट Kc which units of concentration of reactant in products are chosen when substance are in solution state। ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके, ये देख लिया हमने कि यानी कि कंसंट्रेशन के लिए हम उसकी क्या यूनिट लिखते हैं, मोल पर डीएम क्यूब यूनिट ली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन जस्टिफाई इट। यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमारे पास यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड क्यों नहीं करती। इनिशियल कंसंट्रेशन पे आप देखें जब इसका जो आप एक फार्मूला लिखते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये जो फार्मूला है, सपोज Kc इज इक्वल टू यानी कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट। यहाँ पे आप देखेंगे ये कौन सा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, यानी वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जब वो इक्विलिब्रियम पे चले जाते हैं। अभी यानी कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टार्ट में जो उनकी इनिशियल कंडीशन है उस पे तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी कैलकुलेट किया जाता है जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। जब वो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं तो तब तो नहीं कर सकते ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हुए यानी कि जब इक्विलिब्रियम हो जाता है उस टाइम जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है उस पर डिपेंड कर रहा था, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो उस टाइम आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि देयर इज नो यूनिट ऑफ Kc
फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे अब हमारे पास एक रिएक्शन है H2 और I2 के मिलने से 2H बन रहा है। यहाँ पे Kc का कोई यूनिट क्यों नहीं है। यहाँ पे अब देखिए हम इस रिएक्शन को प्रूव करते हैं कि Kc का यूनिट क्यों नहीं है। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से क्या बन रहा है, हमारे पास 2HI बन रहा है। जब हम इसका लिखेंगे Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट, हमारे पास यहाँ पे HI है, यह उसकी पावर बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 मौजूद है। यहाँ पे अब देखें ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ये जब हम इनकी यूनिट्स लिखेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनकी जो यूनिट होती है कंसंट्रेशन के लिए वो क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब। ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखें मोल पर डीएम क्यूब एक की यूनिट और दूसरे की भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब। जब ये मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हमारे पास मोल का भी स्क्वायर हो जाएगा और डीएम क्या हो जाएगा -6। इसी तरह ये नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मोल का स्क्वायर और डीएम -6, ये और ये कट जाएगा, ये इसे कट जाएगा। तो Kc का आप इस कंडीशन में आप देखें इसका कोई यूनिट नहीं है। यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इफ़ द Kc ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज लेस देन द क्वोशिएंट Q ऑफ द रिएक्शन देन रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन Y। यानी कि जब Kc रिवर्सिबल रिएक्शन की जो Kc होती है वो हमारे पास क्या होती है, लो होती है क्वोशिएंट Q के, तो उस टाइम रिएक्शन फॉरवर्ड ही क्यों जाता है। ये रीज़न भी हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये आप देखें इस टॉपिक में देख सकते हैं कि जब Kc की जो वैल्यू है इसमें अब ये इसमें आप देख सकते हैं ये कि यानी कि जब Q जो है हमारे पास Kc से कम है तो उस टाइम हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होती है। देखें वेयर Q इज़ लेस देन Kc इट मीन दैट A एंड B आर मोर देन दियर वैल्यूज़। यानी A और B के अमाउंट उस टाइम ज़्यादा है तो ज़रा A और B आपको पता रिएक्टेंट हैं तो उस टाइम रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा ना, ताकि हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट्स भी बनना शुरू हो जाए। ये आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था वो जस्ट इस चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से था। इंशाल्लाह अपने इनकमिंग लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।